तो दोस्तों, हम लोग राजनीतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें ये थर्ड वीडियो है। इसमें हम लोग डेविड स्टन राजनीतिक सिद्धांत है को दो भागों में डेविड स्टन राजनीतिक सिद्धांतों को बेसिकली दो भागों में बांटता है। पहला वैल्यू थ्योरी। तो वैल्यू थ्योरी इसका संबंध परंपरागत सिद्धांत से यानी ट्रेडिशनल थ्योरीज से है, जो आदर्शात्मक होते हैं, नॉर्मेटिव होते हैं, जो आइडियलिस्ट होते हैं, जो क्या होना चाहिए पर फोकस करते हैं, व्हाट शुड बी पर या व्हाट ऑट टू बी पर फोकस करते हैं, व्हाट ऑट टू बी क्या होना चाहिए पर फोकस करते हैं। स्टर्न आदर्शात्मक सिद्धांत को रचनात्मक मूल्य सिद्धांत यानी क्रिएटिव वैल्यू थ्योरी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ क्रिएशन की बात की जाती है, कुछ रोमांटिसिज्म की बात की जाती है, कुछ कल्पनाएं की जाती हैं। इसमें से जैसे प्लेटो कल्पना करता है एक आदर्श राज्य की, अरस्तु कल्पना करता है एक आइडल पॉलिटी की जो कानूनों से शासित होती। ईस्टर्न के अनुसार हम अपने मूल्यों को कोर्ट की तरह उतार कर फेंक नहीं सकते हैं, तो हम अपने मूल्यों को, अपनी वैल्यूज को कोर्ट की तरह उतार कर फेंक नहीं सकते। यानी वैल्यूज अगर एक बार चिपक गई तो चिपक गई। 1951 में प्रकाशित ईस्टर्न के लेख द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी का निष्कर्ष था कि नीति शून्य विज्ञान यानी अमोरल साइंस की खोज व मूल्यों की पुनर्रचना के विरोध का परिणाम यह हुआ है कि सामाजिक विज्ञान सामाजिक यथार्थ से अलग हो गई। जो सामाजिक विज्ञान है वो सामाजिक यथार्थ से अलग हो गई। मतलब इसमें क्या हुआ है कि जो नीति शून्य विज्ञान यानी अमोरल साइंस की खोज व मूल्यों की पुनर्रचना का विरोध का परिणाम यह हुआ है कि जो सामाजिक विज्ञान है वो सामाजिक यथार्थ से अलग हो गई है। कारणात्मक सिद्धांत यानी कॉजेशन थ्योरी। तो कारणात्मक सिद्धांत से स्टर्न का आशय राजनीतिक व्यवहार के बारे में व्यवस्थित अनुभाविक ज्ञान से है। राजनीतिक व्यवहार के बारे में व्यवस्थित अनुभविक यानी ऑब्जर्वेशनल या एम्पिरिकल ज्ञान से है। कारणात्मक सिद्धांत आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का पर्याय है। तो यहाँ पर हर चीज का कॉज ढूंढा जाता है, हर चीज का कारण ढूंढा जाता है। ईस्टर्न के अनुसार शोध व सिद्धांत निर्माण घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। तो जब हम लोग बिहेवियरिज्म में आते हैं तो वहां पर शोध और सिद्धांत निर्माण आपस में बहुत ही घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं। जो हम शोध करते हैं और जो हम सिद्धांत निर्माण करते हैं वो आपस में बहुत ही घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। लेकिन जो ट्रेडिशनल थ्योरीज थी, या कि जो हमने देखा था कि वैल्यू बेस्ड जो थ्योरी थी, वैल्यू थ्योरी थी, यहाँ पर जो शोध थी और सिद्धांत निर्माण था वो आपस में इतने घनिष्ठ रूप से नहीं जुड़े थे। जब प्लेटो फिलोसोफर किंग की खोज करता है तो और उसका जो सिद्धांत निर्माण था, तो वो जिन चीजों की बात करता है, आइडिया की बात करता है, जैसी बात करता है, तो वो उसका जो शोध था और सिद्धांत निर्माण था दो अलग अलग चीजें थी। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग कोई शोध करते हैं, फॉर एग्जाम्पल चुनाव क्या पैटर्न रहा है उस पर शोध की जाती है, तो उसका जो सिद्धांत निर्माण होगा, अब चुनाव से पैटर्न जो निकल के आएगा, जो सिद्धांत निर्माण होगा वो दोनों में आपस में घनिष्ठता का संबंध होगा। अगर शोध से सामान्य सिद्धांत का निर्माण नहीं करके केवल समरूपताओं की अधाधुंध खोज हो तथा तथ्यों के ढेर लगाए जाएं तो यह अनगढ़ अनुभववाद यानी क्रूड एम्पिरिसिज्म होगा। तो अगर हम एक रैंडमली डाटा का कलेक्शन करना स्टार्ट करते हैं और उससे कोई यथोचित परिणाम ना निकाले तो ये क्या होगा? ये क्रूड एम्पिरिसिज्म होगा। डेविड स्टर्न ने चेतावनी देते हुए लिखा है कि प्राकृतिक विज्ञानों की अपरिपक्व व गुलाम मानसिकता से की गई नकल से सामाजिक विज्ञान विज्ञानवाद का शिकार हो गया है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये देखा गया कि जो बिहेवियरिज्म है वहां पर इतना ज्यादा फैक्ट पर फोकस किया गया, इतना ज्यादा डाटा कलेक्शन पर फोकस किया गया, स्टैटिस्टिक्स पर फोकस किया गया कि जो मेन वैल्यू थी, जो मेन चीजें थी, जैसे कि उससे क्या परिणाम निकला वो भुला दिया गया। तो केवल और केवल जो पॉलिटिकल साइंस है उसको प्योर साइंस बनाने की बात की गई। अब पॉलिटिकल साइंस प्योर साइंस बन नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में बेसिकली होता क्या है? पॉलिटिकल साइंस में हम लोग किसी भी मनुष्य के व्यवहार को, मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं। और भौतिकी के नियम तो निश्चित होते हैं कि अगर कोई चीज ऊपर से गिर रही है तो नीचे ही गिरेगी। लेकिन मानव का व्यवहार एक परिस्थिति में दूसरा होता है, दूसरी परिस्थिति में दूसरा होता है। एक मानव का स्वभाव दूसरे मानव से अलग होता है। तो मानव स्वभाव को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो यही है कि ये विज्ञानवाद का एंड साइंटिसिज्म का शिकार हो चुकी है। डेविड स्टर्न की बुक है अ फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल
एनालिसिस, ये 1965 में बुक आती है। शैक्षणिक दृष्टि से राजनीतिक सिद्धांत बढ़ते हुए अतत्ववाद यानी हाइपर फैक्चुअलिज्म तथा आंकड़ेबाजी से निपटने में सहायता दे सकते हैं। इस प्रकार ईस्टर्न मूल्य सिद्धांत व कर्णात्मक सिद्धांत दोनों के पक्षधर हैं तथा राजनीतिक सोच में तथ्यों व मूल्यों दोनों को पर्याप्त महत्व देने की बात करते हैं। हालांकि जब इन्होंने स्टार्ट किया था, बिहेवियरलिज्म से स्टार्ट किया था और आगे चल के ये पोस्ट बिहेवियरलिज्म का कॉन्सेप्ट देते हैं, तो बिहेवियरलिज्म में ये केवल फैक्ट की बात करते हैं, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्हें समझ में आ गया कि केवल फैक्ट पर फोकस करने से क्या होगा कि जो राजनीति विज्ञान का एक मूल उद्देश्य था, ओरिजिनल जो उद्देश्य था, क्या था कि लोगों की लाइफ को कैसे सही किया जाए या लोगों को नैतिक कैसे बनाया जाए, या जो पॉलिटिकल साइंस होती है बेसिकली वो जब तक मूल्य परक नहीं होगी तब तक हम चीज़ों को सही से उसका निर्धारण नहीं कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल जो साइंस है ये हमेशा से पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल फिलॉसफी मूल्य परक रही है। इसमें मूल्यों का हमेशा से ध्यान रखा गया है। आप अगर पॉलिटिकल साइंस को प्योर साइंस बनाने की बात करोगे तो वो संभव नहीं है, क्योंकि मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है पॉलिटिकल साइंस में, जो कि एवर चेंजिंग है। राजीव भार्गव ने 3 प्रकार के राजनीतिक सिद्धांत बताए हैं। पहला व्याख्यात्मक या वर्णनात्मक, तो मार्क्स द्वारा पूंजीवाद की आर्थिक व्याख्या या ऐतिहासिक भौतिकवाद, ये क्या है, ये व्याख्यात्मक है कि मार्क्स ने पूंजीवाद की व्याख्या कर दी। वेबर द्वारा पूंजीवाद की उत्पत्ति की धार्मिक व्याख्या, ये सब ऐसी चीजें हैं कि इसमें केवल डिस्क्रिप्शन दिया गया है, व्याख्या की गई है। फिर मानकी यानी नॉर्मेटिव, तो इसमें व्यवहार के मानकों का निर्धारण किया गया। तो अब व्यवहार के मानकों का निर्धारण इसमें किया गया। फॉर एग्जाम्पल उदारवाद, तो उदारवाद में हाफ से शुरू होकर हाफ लॉक रूसो तक, तो इसमें जो मानव के व्यवहार हैं या उनके कैसा ह्यूमन बिहेवियर है उसके मानकों का निर्धारण किया गया है। तो हाफ्स अलग तरीके से करता है, लॉक अलग तरीके से करता है और रूसो अलग तरीके से करता है। फिर जो कुछ चिंतन मूलक होते हैं, थिंकिंग बेस्ड होते हैं, तो मनुष्य के जीवन में बदलाव के लिए गहरा चिंतन मूलक अध्ययन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मार्क्सवाद, तो मार्क्सवाद क्या कहता है, मार्क्सवाद बेसिकली जो मार्क्सवाद का मेन उद्देश्य था, ये व्यक्ति की मुक्ति की कल्पना थी। व्यक्ति के मुक्ति की कल्पना ये करता था मार्क्सवाद। फिर भार्गव ने 2 और प्रकार के सिद्धांत बताए हैं। एक तो छोटे सिद्धांत यानी लिटिल थ्योरीज होती हैं, ये व्याख्यात्मक एवं मानकीय होती हैं। तो लिटिल थ्योरीज में ऐसी थ्योरी आती हैं जो व्याख्यात्मक होती हैं, डिस्क्रिप्टिव होती हैं, और जो मानकीय होती हैं, नॉर्मेटिव होती हैं। लेकिन जो व्यापक सिद्धांत होते हैं, ग्रांड थ्योरीज होती हैं, इसमें व्याख्यात्मकता यानी कि इसमें डिस्क्रिप्शन भी होता है, इसमें मानकीयता भी होती है, उसके साथ साथ चिंतन मूलकता भी होती है। तो ये तीनों चीजें इसमें होती हैं। डेविड ह्यूस्टन भी नैरो गेज सिद्धांत व ब्रॉड गेज सिद्धांत की बात करता है। विकू पारिक के अनुसार 1950 व 1960 के दशक में राजनीतिक सिद्धांत हैं विचार केंद्रित यानी थिंकर सेंटर्ड रहे हैं, तथा 1990 के बाद ये विचार केंद्रित तो ये जो 1950 से 60 के बीच जो राजनीतिक सिद्धांत रहे, ये विचारक केंद्रित रहे यानी थिंकर बेस्ड रहे, और उसके बाद 1990 के बाद ये विचार केंद्रित यानी थॉट बेस्ड हो गए। पहले ये 1950-60 में ये थिंकर बेस्ड थे। राजनीतिक सिद्धांतों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला तो राजनीतिक दर्शन यानी पॉलिटिकल फिलॉसफी, दूसरा है राजनीतिक चिंतन। तो जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है ये परंपरागत इसके अंतर्गत सिद्धांत आते हैं। इस पर मूल्यों पर जोर दिया जाता है। ये आइडियलिस्ट होता है, क्या होना चाहिए पर फोकस होता है। इसमें समालोचना होती है यानी क्रिटिकल इवेल्युएशन होता है, और इसमें पुनर्निर्माण की चर्चा की जाती है कि अब प्लेटो ने सोफिस्टों की जो बात है उसको नकारा, तो अब वो एक नए आदर्श राज की बात करता है। ऐसे ही जो अरिस्टोटल है, अगर वो प्लेटो के फिलोसोफर किंग के कॉन्सेप्ट को उसकी समालोचना करता है तो वो फिर पुनर्निर्माण भी करता है, पॉलिटी के रूप में पुनर्निर्माण करता है। तो ये परंपरागत सिद्धांत होते हैं, इसमें मूल्यों पर बल दिया जाता है, और ये आइडियलिस्ट होते हैं, ये नॉर्मेटिव होते हैं, ये क्या होना चाहिए पर फोकस करते हैं। और जो राजनीति विज्ञान है ये आधुनिक सिद्धांत है, ये अनुभविक एवं व्यवहारिक होती है। तो ये ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होती है, ये एम्पिरिकल होती है। ये इसका जो जोर होता है तथ्यों पर होता है, इसका जोर तर्क पर होता है, रीजन पर होता है, इसका जोर तथ्यात्मकता पर होता है, यानी कि ये फैक्ट्स की बात करते हैं, ये आंकड़ों की बात करते हैं। फिर व्याख्या पर बल दिया जाता है इसमें। तो आमतौर पर राजनीतिक सिद्धांत को राजनीतिक दर्शन से जोड़ दिया जाता है, जबकि राजनीतिक सिद्धांत का संबंध दर्शन व विज्ञान दोनों से है, तथा राजनीतिक सिद्धांत में मूल्यवाद
तथ्य दोनों आते हैं। तो आमतौर पर क्या होता है कि जो राजनीतिक सिद्धांत है वो राजनीतिक दर्शन से जोड़ दिया जाता है, लेकिन जबकि राजनीतिक जो संबंध राजनीतिक सिद्धांत है उसका संबंध दर्शन विज्ञान दोनों से होता है, तथा राजनीतिक सिद्धांत में मूल व तथ्य दोनों आते हैं। तो ये बात है। तो नेक्स्ट है दोस्तों परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत और मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में क्या अंतर है उसको देख लेते हैं। तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। तो परंपरागत जो राजनीतिक सिद्धांत थे वहां पर मूल्यों पर चर्चा की जाती थी, उसका जो फोकस था क्या होना चाहिए पर फोकस था, क्या होना चाहिए पर फोकस था। ये मानकीय मानकीयता पर बेस्ड थी, डॉर्मेटिज्म पर बेस्ड थी, और ये आइडल सोसाइटी या आइडलिस्ट थी, आइडल स्टेट पर बात करती थी, और मूल्यों पर इसका ज़्यादा फोकस हुआ करता था, मूल्यपरकता इसमें थी। जब हम मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में आते हैं, यहाँ पर अब मूल्यों की जगह तथ्य इंपॉर्टेंट हो गए, और व्हाट इज पर फोकस किया गया है, क्या है उस पर फोकस किया गया, ना कि क्या होना चाहिए पर। फिर यहाँ पर ये जो हमारी जो इसमें अप्रोच थी वो इसमें मॉडर्न अप्रोच या ऑब्जर्वेशनल या एम्पिरिकल अप्रोच का सहारा लिया गया, और यहाँ पर बेसिकली जो परंपरागत राजनीति यहाँ पर कल्पना का सहारा लिया जाता था, लेकिन अब यहाँ पर सीधे ग्राउंड में जाके स्टैटिक्स के माध्यम से या जो महत्वपूर्ण जो विधियां हैं उनके माध्यम से सीधे डाटा इकट्ठा किया जाता था, और उसके आधार पर मानव व्यवहार का इसमें अध्ययन किया जाता था। और इसमें जो बहुत सारी जो चीज़ें थी उसमें चुनाव पद्धति और चुनाव जो व्यवहार थे, मतदान व्यवहार थे, उसका अध्ययन इसमें किया जाता था। चलिए थोड़ा सा इसको और देखते हैं। तो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु से लेकर सेकंड वर्ल्ड वॉर तक परंपरागत राजनीति यानी क्लासिकल पॉलिटिकल चला, और फिर 1945 से 1970 तक व्यवहारवाद का काल था, जिसने आधुनिक राजनीति यानी मॉडर्न पॉलिटिक्स को गढ़ा। 1969 से उत्तर व्यवहारवाद यानी पोस्ट बिहेवियरिज्म के आगमन के बाद मूल्यों की पुनः स्थापना की जाने लगी। तो बिहेवियरिज्म में मूल्यों को दरकिनार करके ज़्यादा से ज़्यादा तथ्यों पर फोकस किया गया, लेकिन बाद में ये एहसास हुआ डेविड स्टर्न जैसे थिंकरों को या डेविड स्टर्न जैसे थ्योरिस्टों को कि हमने जो मूल राजनीति का जो मूल मुद्दा है राजनीति विज्ञान का उसे ही खो दिया है। जो इसका जो मूल जो ओरिजिन है राजनीति विज्ञान का या जो मूल उद्देश्य होता है वो होता है कि मूल्यों पर फोकस करती है, ये हमें विश्लेषण करके चीज़ों का बताती है और समाधान सॉल्यूशन ओरिएंटेड होती है। लेकिन जो बिहेवियरिज्म है वहाँ पर केवल और केवल डिस्क्रिप्शन पर फोकस किया जाता है, यानी कि हम वर्ल्ड वार सेकंड के क्या कारण हैं उस पर अपने पूरे निर्णय दे देंगे, 1857 की क्रांति के क्या कारण थे वो दे देंगे, उसके परिणाम बता देंगे, लेकिन हम सॉल्यूशन नहीं बताएंगे कि भविष्य में अगर इस प्रकार की क्रांति रोकनी है तो क्या ऐसा किया जाए कि ना हो। तो वो उसके उद्देश्य नहीं बताएंगे, वो उसके कहना चाहिए कि निष्कर्ष नहीं बताएंगे या उनका सॉल्यूशन नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमने सॉल्यूशन दे दिया तो फिर उसमें हम बायस्ड हो जाएंगे, ऐसा उनका मानना था। तो वो बेसिकली अपने आप को मूल्यों से जोड़कर बायस्ड नहीं होना चाहते थे। तो जो 1969 में उत्तर व्यवहारवाद आता है तो उसके बाद मूल्यों का पुनर्गमन होता है, और 1971 में आई जॉन रॉल्स की कृति द थ्योरी ऑफ जस्टिस ने एक पैराडाइम शिफ्ट का काम किया। तो हमने देखा था कि जो पैराडाइम होता है क्या, जब हम लोग एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की ओर मूव करते हैं। तो अभी तक बिहेवियरिज्म और पोस्ट बिहेवियरिज्म का मतलब चल रहा था सिस्टम, जहाँ पर तथ्यों पर, ऑब्जर्वेशन पर या एम्पिरिकल मेथड पर ज़्यादा फोकस किया जाता था। तो सीधे हम लोग अब फिर से वो जो पुरानी राजनीतिक प्रणाली थी जहाँ पर मूल्यों पर फोकस होता था, क्या होना चाहिए पर फोकस होता था, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो ये एक पैराडाइम शिफ्ट था। परंपरागत राजनीतिक जो सिद्धांत है उसकी प्रकृति और विशेषताएं देखते हैं तो ये आदर्शात्मक होती है, मानकीय होती है, नॉर्मेटिव होती है। फिर दांत चर्मिनो परंपरागत राजनीति को या परंपरागत सिद्धांत को अन्वेषण की परंपरा मानते हैं, ट्रेडिशन ऑफ इंक्वायरी मानते हैं। तो प्लेटो क्या करता है, इंक्वायरी ही ना करता है, अन्वेषण ही ना करता है, खोजता ही ना है कि एक आदर्श राष्ट्र कैसा होना चाहिए, एक आदर्श राज्य का जो राजा होगा उसकी क्या क्या प्रवृत्तियां होंगी या वो कैसे कैसे रूल करेगा।
इसके साथ अच्छे समाज, अच्छी शासन व्यवस्था, व्यक्ति राज्य संबंध आदि विषयों की खोज व अन्वेषण किया जाता है। तो वही बात है कि इसके तहत हमें अच्छे समाज, अच्छी शासन व्यवस्था की पॉलिटी हो सकती है, कि फिलॉसफर किंग का रूल हो सकता है, व्यक्ति राज्य संबंध कैसे होने चाहिए, इस पर फोकस किया जाता है। विशेषताएं क्या हैं? तो यह आदर्शों व मानकों से संबंधित तथा निर्देशात्मक होती है, यानी प्रिस्क्रिप्टिव होती है। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए जाते हैं, निर्देश इन द सेंस की सोल्यूशन दिए जाते हैं किसी भी चीजों के लिए। परंपरागत सिद्धांत है अच्छे जीवन, अच्छे समाज व अच्छी शासन व्यवस्था के आदर्शों को प्रस्तुत करता है, कि एक गुड पॉलिटिकल लाइफ क्या होगी, या एक अच्छा समाज क्या होगा, या एक अच्छी शासन व्यवस्था कैसी होगी। यह एक चिकित्सक की तरह राजनीतिक बुराइयों को दूर करने के लिए उपयुक्त साधनों का निर्देश देती है। तो वही ये सॉल्यूशन देती है। इसकी जो प्रकृति है सार्वभौमिक होती है। प्लेटो का न्याय, रॉल्स का न्याय आदि अवधारणाएं सार्वकालिक व सार्वभौमिक है। तो इसकी जो प्रवृत्ति होती है यूनिवर्सल होती है। ये रिलेटिव नहीं होती है, या ये किसी एक सिद्धांत किसी एक जगह पर लागू होगी दूसरी जगह पर लागू नहीं होगी, नहीं, ये चीजें सार्वभौमिक होती है, यूनिवर्सल होती हैं। प्लेटो का जो न्याय का सिद्धांत है या रॉल्स के न्याय का सिद्धांत है, ये यूनिवर्सल चीजें। फिर इसमें मूल्यांकन परकता होती है। वही बात है कि इसमें इवेल्युएशन का स्कोप रहता है। तो डी राफेल ने राजनीति दर्शन का मुख्य कार्य विश्वासों का आलोचनात्मक मूल्यांकन बताया। विश्वासों का आलोचनात्मक मूल्यांकन बताया है। दान जर्मनों के अनुसार राजनीति शास्त्र सचमुच का आलोचनात्मक शास्त्र है, ऐसा ही लियो स्ट्रॉस मानते हैं। तो दान जर्मनों के अनुसार राजनीति शास्त्र सचमुच का आलोचनात्मक शास्त्र है, ऐसा ही लियो स्ट्रॉस मानते हैं। फिर दार्शनिक प्रकृति होती है, इसकी दार्शनिक प्रकृति होती है। तो लियो स्ट्रॉस राजनीतिक दर्शन को दर्शन शास्त्र की ही एक शाखा मानते हैं। दर्शन पूरे विश्व को समग्र दृष्टि से देखने का प्रयास करता है। तो इसकी जो प्रकृति होती है ये दार्शनिक होती है, फिलोसॉफिकल होती है। ये चीजों को खोजना चाहता है, नए नए सिद्धांत करना चाहता है, रोमांटिसिज्म पैदा करता है। इसकी जो दृष्टि होती है ये व्यापक होती है, समग्र होती है, होलिस्टिक होती है। मतलब ये अपने आप को संकीर्ण दायरे पे नहीं को केंद्रित करना चाहती है। फिर आत्मनिष्ठ व वस्तुनिष्ठ सब्जेक्टिव इसकी जो प्रकृति होती है सब्जेक्टिव होती है। प्रत्येक विचारक की स्वयं की अंतर्दृष्टि होती है। तो प्लेटो क्या सोचता है आदर्श राज्य के बारे में, आदर्श शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, अरस्तू क्या सोचता है, फिर मैकियावेली क्या सोचता है, वो तो सब्जेक्टिविटी पाई जाती है। हर एक थिंकर की अपनी अपनी सोच हो सकती है, उसके अपने कुछ मूल्य या आदर्श होते हैं, उन्हीं के आधार पर वह अपने तर्कों का निर्माण करता है। इस प्रकार परंपरागत सिद्धांत की उत्पत्ति व्यक्ति की तर्कशीलता व अंतर्दृष्टि से होती है। इसका मूल्यांकन बुद्धिसंगत आधारों पर होता है, न कि वस्तुनिष्ठ तथ्यों के आधार पर। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में मूल्यों, आदर्शों, परम तत्वों आदि को सर्वोपरि स्थान दिया जाता है। तो वही बात है कि इसमें मूल्यों, आदर्शों को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। फिर प्लेटो का न्याय सिद्धांत, अरस्तू का मध्यम प्रजातंत्र, लॉक का प्राकृतिक कानून, रूथो की समान इच्छा आदि इसी प्रकार की है। सभी सिद्धांत निर्माताओं की मान्यताओं से निकले हैं। इसके समक्ष आनुभविक तथ्यों, जांच, प्रमाण, अवलोकन आदि का महत्व नहीं है। वे सभी क्या होना चाहिए पर फोकस करते हैं, या क्या होना चाहिए प्रकृति के होते हैं। एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, एक आदर्श राजनीतिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, एक आदर्श व्यक्ति क्या होना चाहिए, उसके क्या कर्तव्य होने चाहिए, तो ये कुल मिला के क्या होना चाहिए पर फोकस करते हैं। शास्त्रीय सिद्धांत परम तत्वों, शाश्वत सत्यों, महत्वपूर्ण संपूर्ण जीवन या उसके किसी अंश, विचारों, मूल्यों आदि का विवेचन करता है। उसकी पद्धतियां दार्शनिक, चिंतात्मक और विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक होती हैं। यह व्यवहारवादियों की भांति अपने समाज व पर्यावरण के प्रति तटस्थ नहीं होते। फिर इनके चिंतन में निरंतरता, समग्रता, आत्मनिष्ठता, सत्यान्वेषण की प्रवृत्ति पाई जाती है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की प्रगति व विशेषताएं, तो इसमें आनुभविक राजनीतिक सिद्धांत या वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत जिसे कहा जाता है। तो बेसिकली इसे एम्पिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी या साइंटिफिक पॉलिटिकल थ्योरी भी कहा जा सकता है। यह सिद्धांत मनुष्यों व समूह के राजनीतिक व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है, मानव व्यवहार पर, है ना। तो इस व्यवहार का अवलोकन किया जा सकता है तथा इससे प्राप्त तथ्यों के संग्रह, मापन व विश्लेषण से उसका सत्यापन किया जा सकता है तथा इस संबंध में समान निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। विशेषताएं क्या हैं, तो यह राजनीतिक सिद्धांतों, राजनीतिक संस्थाओं की बजाय राजनीतिक प्रक्रिया, प्रोसेस पर विश्लेषण करता है। तो डेविड स्टैनोज का इनपुट आउटपुट जो मॉडल है, तो वो बेसिकली प्रोसेस पर इस प्रोसेस का विश्लेषण करता है। इसमें अनुभवात्मकता होती है, यानी ऑब्जर्वेशन होता है, एम्पिरिसिज्म होता है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत यथार्थवादी है, यानी ये रियलिस्ट है, यानी कि ये क्या है पर फोकस करता है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण अपनाने पर जोर देता है। अधिकांश अध्ययन ग्रंथ
वर्णनात्मक व अनुभवात्मक हैं, जो कि पर्यवेक्षण, माप, तार्किक युक्तियुक्ता आदि तकनीकों पर आधारित है। वस्तुपरकता यानी ऑब्जेक्टिविटी से सब्जेक्टिविटी का स्थान ग्रहण कर लिया जाता है। तो अब हम जो हमारी जो सब्जेक्टिविटी थी, यानी हर थिंकर अपने जो विचार प्रस्तुत कर रहा था, उससे अब ऑब्जेक्टिविटी की तरफ बढ़ा जा रहा है, यानी कि जो चीज़ें हैं वो एज इट इज हैं। जैसे साइंस में होता है कि अगर हमने दो हाइड्रोजन के अणु मिलाए ऑक्सीजन से तो H2O ही बनेगा। इसी प्रकार इसमें भी ऑब्जेक्टिविटी यानी बहुत ज़्यादा इसमें सातत्य की बात की जाती है, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी और बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी पर फोकस किया जाता है। यह अनुभव के सत्यापन, भविष्यवाणी व सामान्य निष्कर्ष पर आधारित है। पद्धति विज्ञान एवं मूल्य सापेक्षतावाद या मूल्य सापेक्षवाद। तो नवीन पद्धतियों में वैज्ञानिक पद्धतियों को प्रमुख से जोड़ा गया है, जिसका मूल अर्थ यह है कि शोधकर्ता अपने अनुसंधान से स्वयं के मूल्यों व धारणाओं को अलग रखता है। तो अब शोधकर्ता अपने मूल्य व अपनी धारणाएं क्या हैं, वो फॉर एग्जाम्पल अगर फांसीवाद को उसे एनालाइज करना है तो वो अपने मूल्य, वो क्या सोचता है फांसीवाद के बारे में, उसकी क्या धारणा है फांसीवाद के बारे में, वो उससे तटस्थ रहेगा। वो फांसीवाद का केवल विश्लेषण कर देगा, उसकी हानि बता देगा, उसका लाभ बता देगा और उसका निष्कर्ष बता देगा। वो सल्यूशन नहीं बताएगा कि इस फांसीवाद से निपटा कैसे जाए। क्यों? क्योंकि उसका मानना है कि अगर हमने फांसीवाद के निपटने का मूल्य बता दिया या कि निपटने के सलूशन बता दिए तो फिर हम मूल्य और अपनी धारणाएं उसमें घुसा देंगे, जो कि हम फिर बायस्ड हो जाएंगे तथा इसके अध्ययन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ने देता। इसके आचरण में बौद्धिक निष्पक्षता व सत्यनिष्ठता पाई जाती है। बौद्धिक निष्पक्षता एवं सत्यनिष्ठता पाई जाती है। ये इंटेलेक्चुअली ये निष्पक्ष होता है और इसमें सत्यता पाई जाती है, इंटीग्रिटी पाई जाती है। वैज्ञानिक पद्धति में इंद्रियों द्वारा घटनाओं का अवलोकन होता है। अवलोकन से प्राप्त तथ्यों का संग्रहण व विश्लेषण किया जाता है, फिर उसका परीक्षण किया जाता है व वैज्ञानिक सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। इस पद्धति से वस्तुनिष्ठ, निश्चित व सर्वमान्य सिद्धांतों का विकास संभव है। तो इस जो पद्धति है उससे हम वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव, कंक्रीट सिद्धांतों का और ऐसे सिद्धांतों का जो सर्वमान्य हो, कंसेंसस बेस्ड थ्योरीज का विकास कर सकते हैं। यह निर्देशात्मक यानी प्रिस्क्रिप्टिव होती है, तो इसमें केवल ये प्रिस्क्रिप्टिव की बजाय डिस्क्रिप्टिव होती है। इसमें केवल वर्णन किया जाता है कि अगर 1857 की क्रांति हुई तो उसका क्या कारण थे, उसके क्या परिणाम हुए, तो वो केवल बताएगा। वो उसका सलूशन नहीं बताएगा कि आगे अगर इन चीज़ों को रोकना है तो हम क्या कर सकते हैं। अनुशंसा नहीं करता है बल्कि तथा मूल्यांकन से बचता है। इसकी भूमिका तटस्थ विश्लेषक मात्र की होती है। यह व्याख्यात्मक यानी एक्सप्लेनेटरी होता है। तो विज्ञान का एक कार्य अवलोकन की गई घटनाओं की व्याख्या करना है कि अगर कोई सेव ऊपर से नीचे गिरता है तो वो क्यों गिरता है, इसकी विज्ञान व्याख्या करता है। ऐसे ही जो मानव का व्यवहार है वो ऐसा क्यों है, जो चुनावी पैटर्न है या कि उसने किसी पर्टिकुलर पार्टी को वोट दिया तो ऐसा क्यों है, वो इसका विश्लेषण करता है और मतलब उससे तथ्य इकट्ठा करेगा जो बिहेवियरिज्म होगा या बिहेवियरिस्ट जो होंगे, और फिर उस घटना की व्याख्या करेंगे। राजनीति व्यवस्था क्या कार्य करती है, कैसे करती है, यह व्यवस्था का प्रश्न है, यह व्याख्या का प्रश्न है। क्या करना चाहिए यह व्याख्या का प्रश्न नहीं है। तो अगर क्या करना चाहिए पर फोकस हो गया तो फिर ये तो नॉर्मेटिज्म की तरफ बढ़ गए, हम ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी की तरफ बढ़ गए, तो इनका कंसर्न नहीं है। यह मात्रात्मकता व परिणात्मकता है उस पद्धति का प्रयोग करता है। तो ये बेसिकली क्वांटिटेटिव और परिणात्मकता पद्धति का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए व्यवहारवादियों द्वारा मतदान के व्यवहार के अध्ययन के लिए सर्वे सैंपल व सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है। मूल्य व तथ्यों का पृथक्करण तथा तथ्यात्मकता पर इसमें बल होता है। सोच सिद्धांत का घनिष्ठ संबंध होता है, हमने पहले भी देखा। डिसिप्लिन की स्वायत्तता व विकास के प्रति जागरूकता होती है। तो स्टन, डहल, कैटलिन जैसे उच्च कोटि के राजनीति विज्ञानियों ने अपनी समस्त शक्ति इस विषय को एक स्वायत्त अनुशासन के रूप में यानी एक ऑटोनोमस डिसिप्लिन के रूप में प्रतिष्ठित करने में लगा दी है, एक मौलिक समाज विज्ञान के रूप में उदय। तो ये अनुशासन में स्वायत्तता, ऑटोनॉमी लाना चाहते हैं। इसके लिए इन्होंने सामान्य व्यवस्था सिद्धांत व व्यवस्था उपागम को ग्रहण किया है। हालांकि परंपरागत व आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत एक दूसरे के विरोधी हैं, पर इनमें समन्वय भी स्थापित किया जा सकता है। इनके समन्वय के संदर्भ में दो धारणाएं महत्वपूर्ण है। तो इनमें हालांकि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। जो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी है जहाँ पर वो फैक्ट की बात करती है, ऑब्जर्वेशन की बात करती है, वहीं पर जो वेस्टर्न जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी है वो
वैल्यूज़ की बात करती है, क्या होना चाहिए पर फ़ोकस करती है, लेकिन इनमें थोड़ा-सा कहीं न कहीं ओवरलैपिंग हो सकता है। क्या? वैज्ञानिक मूल सापेक्षतावाद यानी साइंटिफिक वैल्यू रिलेटिविज़्म। तो अर्नोल्ड विख्ट करके एक थिंकर हैं, ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल थ्योरी: द फाउंडेशन ऑफ 20th सेंचुरी पॉलिटिकल थॉट, ये 1959 में उनकी बुक आती है, में वैज्ञानिक मूल सापेक्षतावाद की अवधारणा को प्रस्तुत किया। विख्ट के अनुसार समाज के अंतिम लक्ष्यों या सरकार के सर्वोच्च उद्देश्यों का निर्धारण वैज्ञानिक पद्धति से नहीं हो सकता, लेकिन एक बार लक्ष्य या उद्देश्य निर्धारित हो जाने के बाद वैज्ञानिक पद्धति से उनको प्राप्त करने का साधन बताया जा सकता है। तो बेसिकली अर्नेस्ट जो विख्ट हैं, ये कहते हैं कि समाज के अंतिम लक्ष्यों या सरकार के सर्वोच्च उद्देश्यों का निर्धारण वैज्ञानिक पद्धति से हम नहीं कर सकते हैं कि सरकार अगले 5 साल में क्या अचीव करना चाहती है, उसे हम वैज्ञानिक तरीके से तो उसका निर्धारण नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार हमने अपने लक्ष्य निर्धारित कर लिए, तो अब उन्हें कैसे हासिल करना है, उन्हें हमें समाजवादी तरीके से पाना है या हमें उदारवादी तरीके से पाना है, इसको हम वैज्ञानिक तरीके से इसका समाधान बता सकते हैं। कि जो भारत है, फॉर एग्जाम्पल 2025 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहती है, तो अब इसका निर्धारण की कोई वैज्ञानिक पद्धति नहीं है, लेकिन अगर एक बार इसका निर्धारण हो गया, तो अब हम ऐसे सिद्धांत या ऐसे वैज्ञानिक पद्धति डेवलप कर सकते हैं कि हम उस लक्ष्य तक पहुंचने का साधन बता सकें। तार्किक चयन सिद्धांत, रैशनल चॉइस थ्योरी। तो अर्थशास्त्र से परमा, बेसिकली ये जो रैशनल चॉइस थ्योरी है, ये अर्थशास्त्र का सिद्धांत है और अर्थशास्त्र से यानी इकोनॉमिक्स से इसे उठा लिया गया है। तो अर्थशास्त्र से परमा यह सिद्धांत भी परंपरागत एवं आधुनिक उपागमों के समन्वय पर आधारित है। तार्किक चयन सिद्धांत के प्रमुख विद्वान व उसकी कृतियां, तो केनेथ एरो, इनकी पुस्तक है सोशल चॉइस एंड इंडिविजुअल वैल्यू, केनेथ एरो, ये 1951 में बुक आती है। फिर एंथनी डाउन्स एंड इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी 1957 में, जेम्स बुचानन व गॉर्डन टुलाक, ये इनकी पुस्तक है कल्कल्स ऑफ कंसेंट, ये 1962 में बुक आती है। फिर आधुनिक जो राजनीतिक सिद्धांतों का वर्गीकरण कर लेते हैं, तो सामयिकता के आधार पर ये परंपरागत हो सकते हैं, यानी सामयिकता इन द सेंस कि अगर हम क्रोनोलॉजिकली देखें या कि समय को, टाइम को बेस बना के देखें, तो ये परंपरागत हो सकती हैं यानी ट्रेडिशनल हो सकते हैं, और आधुनिक हो सकते हैं, मॉडर्न हो सकते हैं। तो व्यवहारवादी क्रांति अथवा वर्ल्ड वॉर सेकंड के पहले के जो पूर्व विचारक हैं या पूर्व की जो स्थिति है, उसे हम परंपरागत सिद्धांत कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल प्लेटो, हॉब्स, रूसो। और उसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जो विचारक आए, फॉर एग्जांपल डेविड स्टर्न, लासवेल, हर्बर्ट साइमन, कार्ल ड्यूस, ये अब आधुनिक यानी मॉडर्न पॉलिटिकल सिद्धांत में इनको काउंट किया जा सकता है। फिर व्याख्यात्मक लक्षणों के आधार पर, यानी कि किस प्रकार से व्याख्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं, उसके आधार पर मिहान के अनुसार इसमें जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है, उसको दो भागों में बांट सकते हैं। पहला तो सिद्धांत और दूसरा है सिद्धांत सम और अर्ध सिद्धांत, यानी कॉजेज थ्योरी। सिद्धांत में क्या आएगा? एक सामान्यीकरण या सामान्यीकरणों का सेट। सिद्धांत क्या है? इसमें हम जनरलाइजेशन पर पहुंचते हैं। जैसे उदारवाद एक सिद्धांत है, तो इसको हम जनरलाइजेशन करते हैं कि उदारवाद में बेसिकली कौन कौन सी चीजें आती है। उदारवाद में क्षमता आती है, फिर इसमें जो व्यक्ति के हित को महत्वपूर्ण माना जाता है, राज्य का मिनिमम हस्तक्षेप की बात की जाती है। तो एक सामान्यीकरण होता है, सामान्य कथनों, स्टेटमेंट या दूसरे सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है। अब इसके माध्यम से फिर दूसरे सिद्धांतों की व्याख्या भी की जाएगी। जो कॉजेज थ्योरी होती हैं, ये सिद्धांत संरचना यानी थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर तो रखते हैं, परंतु व्याख्यात्मकता का इसमें अभाव होता है। एक्सप्लेनेशन इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन का इसमें बहुत ज्यादा स्कोप नहीं रहता है। समानता के आधार पर जेएम मैकेंजी के अनुसार जो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी है, उनको प्राचीन और अर्वाचीन दो भागों में बांट सकते हैं। प्राचीन में इसमें संपूर्णात्मकता होती है, यानी ये ओवर आर्किंग होती हैं या आदि संरचनाएं होती हैं, यानी ग्रांड या मेटा थ्योरीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्क्सवादी थ्योरीज और उदारवादी या उग्र प्रजातंत्रवादी, प्राकृतिक कानून संबंधी पार्सन्स की संरचना, प्रकारवादी डेविड स्टर्न की समान व्यवस्था, ऑक्सफोर्ड का आदर्शवादी अर्थशास्त्रियों के विशेषतात्मक अंतर संबंध यानी पर्टिकुलरिस्टिक इंटरडिपेंडेंस। तो यही सब आते हैं। वास्तव में देखा जाए तो अधि सिद्धांत यानी ग्रांड थ्योरी एक धोखा है। ग्रांड थ्योरी एक धोखा है। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो जो ग्रांड थ्योरीज हैं, ये एक धोखा है। कोई भी सिद्धांत एक ही साथ विशुद्ध व परिशुद्ध नहीं हो सकता है। जितना अधिक विस्तार कॉम्प्रिहेंसिव कोई डॉक्ट्रिन होगा, उतना ही उसमें कम परिशुद्धता होगी। जितना ही
अधिक अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा विस्तारित है तो उसमें जो एफिशिएंसी है, उसकी जो परिशुद्धता है वो अपने आप कम होती जाएगी। यही बात है कि अगर गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा फैली हुई है तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम होती जाएगी। यहाँ तक कि उसके सिद्धांत होने का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसलिए ऐसे सिद्धांत जिन्हें रॉबर्ट के मार्टिन की शब्दावली में मध्य स्तरीय सिद्धांत यानी मिडिल रेंज थ्योरी कहा जाता है, लघु स्तर के राजनीतिक जीवन के किसी एक अंश को लेकर विकसित किए जाते हैं, जैसे कि सूचना संचार या संप्रेषण सिद्धांत, फिर क्रीड़ा और गणितीय सिद्धांत, निर्णय निर्माण सिद्धांत, संगठन सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत आदि। तो ये किसी भी एक राजनीतिक जीवन के किसी एक अंश को लेकर विकसित किए जाते हैं। शक्ति सिद्धांत शक्ति को लेकर विकसित किया जाएगा कि शक्ति किस प्रकार से काम करती है। संगठन के सिद्धांत केवल संगठन की बात करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन पे लोग कैसे काम करते हैं, लोगों का व्यवहार कैसा होता है, या संगठन पे संगठन कैसे काम करता है। तो एक ही चीज पर इसमें फोकस रहता है जो मिडिल रेंज थ्योरी होती है। समानता अथवा क्षेत्र स्कोप के आधार पर स्टन ने इनको निम्न प्रकार से विभाजित किया है। पहला, एकल प्रकार के सामान्यीकरण सिद्धांत, दूसरा है नैरो सिद्धांत यानी कि नैरो गेज थ्योरीज, और फिर ब्रॉड गेज थ्योरी, बृहद या व्याख्यात्मक सिद्धांत। डेविड स्टन का वर्गीकरण, डेविड स्टन ने राजनीति विज्ञान के अनुशासनात्मक संदर्भ में विभाजन करना संभव बताया है। तो ये डिसिप्लिन बेस्ड विभाजन है, उसको बात करते हैं। तो अनुशासन के बाहर या भीतर विकसित क्षेत्र की दृष्टि से माइक्रो या माक्रो हो सकते हैं। अगर इनका क्षेत्र व्यापक है तो ये माक्रो है, अगर ये एक क्षेत्र विशेष का अध्ययन कर रहे हैं तो ये माइक्रो लेवल के हो जाएंगे। अनुशासन के आधार पर ये बाहर या भीतर के विकसित किया जा सकता है, इंटरनल या एक्सटर्नल। कार्यों की दृष्टि से ये स्टैटिक हो सकते हैं या डायनेमिक्स हो। फिर क्षैतिज स्तरों पर ये लघु, मध्यम या उच्च स्तरीय हो सकते हैं। विशेषताएं देख लेते हैं अब। तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में क्या विशेषताएं होती हैं। तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों में फिर से बेसिकली वही चीजें बार बार घूम के आ रही हैं। तो इसमें मूल्यों पर जोर दिया जाता है। मूल्यों को हम गुड या एविल कह सकते हैं। तो मूल्य शुभ हो सकते हैं या अशुभ हो सकते हैं, ये उचित हो सकते हैं या अनुचित हो सकते हैं, नैतिक हो सकते हैं या अनैतिक हो सकते हैं, राइट हो सकते हैं या रॉन्ग हो सकते हैं। तो जो मूल्य हैं उनको हम गुड या एविल, उचित या अनुचित, नैतिक या अनैतिक, राइट व रॉन्ग की कसौटी पर कस सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मूल्य न्याय का सिद्धांत उचित है कि नहीं है, शुभ है कि अशुभ है, नैतिक है कि अनैतिक है, राइट है कि रॉन्ग है, इसको हम ऐसे जो नॉर्म्स है या कसौटी है उन पे कसा जा सकता है। फिर इसमें जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है इसमें कल्पना होती है, इसमें आदर्श होते हैं, इसमें नैतिकता होती है, राजनीतिक मूल्यों पर बल दिया जाता है। फिर इसमें ऐतिहासिक, दार्शनिक, कानूनी, औपचारिक और संस्थागत अध्ययन पर इसमें बल दिया जाता है। फिर इसमें जो समष्टि है यानी समष्टिवादी होती है, यानी माक्रो लेवल का इसमें अध्ययन किया जाता है, लेकिन है ना, कुल मिला के इसकी जो दृष्टि होती है व्यापक होती है। लेकिन जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है ये माइक्रो लेवल की इनकी अंडरस्टैंडिंग होती है, ये किसी एक क्षेत्र विशेष के अंश को लेकर डेवलप किए जाते हैं, जैसे कि निर्णय निर्माण सिद्धांत या ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। फिर इसमें व्यक्तिनिष्ठता पाई जाती है, आत्मनिष्ठता पाई जाती है ना। तो हर थिंकर्स अपने हिसाब से चीज़ों को एक्सप्लेन करेगा, लेकिन जो मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकिंग है उसका जो मतलब दृष्टिकोण रहता है वो ऑब्जेक्टिविटी पर रहता है, यानी चीज़ें एज इट इज पेश की जाए। फिर इसमें नॉर्मेटिज्म पाया जाता है, यानी मानकीयता पाई जाती है। इसमें व्यवहार तटस्थता, इसमें व्यवहारिकता व तटस्थता पाई जाती है कि ये अपने मूल्य किसी भी सिद्धांत या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी अन्य चीज पर थोपेंगे नहीं, जो चीज जैसी है उसको वैसा बता दो आप। फिर इसमें सामाजिक परिवर्तन पर बल दिया जाता है। इसमें ज्ञान के लिए ज्ञान को इकट्ठा किया जाता है, ज्ञान के लिए ज्ञान, ये दार्शनिक और सिद्धांतिक प्रकृति का होता है। इसमें वैज्ञानिक व विश्लेषणात्मक प्रकृति होती है। फिर इसमें महान वृत्तांतों, ग्रेट इशूज व गौरव ग्रंथों का अध्ययन होता है। तो हम कहते हैं कि जो प्लेटो का रिपब्लिक है वो इंसाइक्लोपीडिया है। तो इसमें महान वृत्तांतों और गौरव ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है। और जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है उसमें केवल मानव व्यवहार का, ह्यूमन नेचर का
अध्ययन किया जाता है। ये गुणात्मक होते हैं यानी क्वालिटेटिव होते हैं, ये क्वांटिटेटिव होते हैं, मात्रात्मक होते हैं, वर्णनात्मक होते हैं। इसमें आदर्श राज्य की खोज की जाती है, इसमें मानव व्यवहार की खोज की जाती है। ये प्रयोजन मूलक होते हैं यानी इनका टीलोस होता है। तो जैसे अरस्तू ने क्या बताया कि हर वस्तु या व्यक्ति का कोई न कोई टीलोस होता है और गति जब तक होती है जब तक कि कोई व्यक्ति या वस्तु अपनी अंतिम जो इच्छा है या अपना जो अंतिम टीलोस है, अपना जो अंतिम लक्ष्य है हासिल नहीं कर लेता है। और इसकी जो प्रवृत्ति होती है ये प्रक्रिया मूलक होती है, क्या प्रक्रिया पर फोकस करिए परिणाम पर नहीं। इसमें शोध व सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध नहीं होता है, जबकि इसमें शोध व संबंध में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। यह घटनाओं का मूल्यांकन करता है, उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन भी करता है। तो यह घटनाओं का मूल्यांकन करता है। तो फॉर एग्जाम्पल अरस्तू ने प्लेटो के संपत्ति संबंधी सिद्धांत है उसका मूल्यांकन किया, उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन भी किया कि प्रॉपर्टी एक व्यक्ति के लिए डिग्निटी पर बेस्ड होती है या व्यक्ति के लिए एक गुड फीलिंग क्रिएट करती है, इसलिए प्रॉपर्टी जरूरी है। तो अगर आप प्लेटो प्रॉपर्टी का साम्यवाद ला रहा है तो वो सही नहीं है। प्रॉपर्टी तो एक व्यक्ति के अंदर आत्मसम्मान की भावना डेवलप करती है, उसे परोपकारी बनाती है, तो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। यह एक मूल्यांकन परक यानी इवैल्यूएटिव, नॉर्मेटिव व प्रिस्क्रिप्टिव होता है, जबकि यह एम्पिरिकल होता है और इसमें व्याख्यात्मकता होती है, यानी इसमें डिस्क्रिप्शन होता है ना कि प्रिस्क्रिप्शन होता है। और जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है इसमें सिर्फ व्याख्या होती है, इसमें मूल्यांकन नहीं होता है। ये किसी प्रकार के सॉल्यूशन से या किसी प्रकार के वैल्यूएशन से बचते हैं। फिर इसमें तथ्यों पर जोर होता है और केवल एक ही कसौटी पर इनको कहा जाता है कि जो तथ्य हैं सही है या नहीं। ये व्यवहारिक होते हैं और ये वैज्ञानिक होते हैं। फिर इसमें वैल्यू फ्री सिद्धांत होते हैं, ये होते हैं किसी प्रकार के वैल्यू का मेंशन नहीं होता है। और ये अनुभविक हो सकते हैं, वैज्ञानिक हो सकते हैं, प्रायोगिक हो सकते हैं, व्यवहारिक हो सकते हैं और इंटरडिसिप्लिनरी भी हो सकते हैं, अनुशासनात्मक हो सकते हैं। एंड्रू हैकर ने सही कहा है कि परंपरागत राजनीति मुख्य रूप से मानकात्मक या नॉर्मेटिव है, इसलिए इसका प्रतिपादक राजनीतिक दार्शनिक जैसा लगता है। आधुनिक राजनीतिक मुख्यतः व्यवहार परक है यानी बिहेवियरल है व एम्पिरिकल है, इसलिए इसका प्रतिपादक राजनीतिक वैज्ञानिक सा लगता है। तो परंपरागत राजनीति का जो प्रतिपादक है वो राजनीतिक दार्शनिक सा लगता है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रकृति क्या है, नॉर्मेटिव है या आइडियलिस्ट है। और जो आधुनिक राजनीति है, क्योंकि इसकी प्रकृति बिहेवियरल है, व्यवहार परकता है इसकी जो प्रवृत्ति है, इसलिए इसका जो प्रतिपादक है वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट समझ में आता है। फिर एंड्रू हैकर सिद्धांत में तथ्य तथा मूल्य दोनों को स्थान प्रदान करता है, वो एक दूसरे के पूरक होते हैं, ऐसा वो मानता है। फिर राजनीतिक सिद्धांत है तो हमने देखा है कि परंपरागत, आधुनिक और समकालीन। तो समकालीन में समन्वयवादी थिंकर्स आते हैं। हमने देखा था कि जो परंपरागत है उसमें मानकीयता होती है या नॉर्मेटिज्म पाया जाता है, मूल्यों पर बल होता है। राजनीतिक दर्शन पर इसका फोकस होता है, पॉलिटिकल फिलॉसफी पर फोकस होता है, ये कैसा होना चाहिए पर बल दिया जाता है। इसमें द्वितीय आंकड़े लिए जाते हैं। तो अगर इसकी अप्रोच भले हिस्टोरिकल होगी, लेकिन जो मैकियावेली है वो जो सेकेंडरी डाटा है या हिस्ट्री से उदाहरण उठा के पटकेगा या सेकेंडरी जिसमें डाटा का उपयोग किया जाता है, इसमें प्रत्यक्षता नहीं होती। अगर प्रत्यक्षता हो गई तो फिर ये वैज्ञानिक प्रवृत्ति ले लेगा, एम्पिरिसिज्म हो जाएगा। समष्टिवाद होता है यानी इसकी जो दृष्टि होती है होलिस्टिक होती है, इसका जो विजन नैरो गेज नहीं होता है या नैरो बेस्ड नहीं होता है। फिर इसमें औपचारिकता पाई जाती है और इसमें कल्पनावादिता पाई जाती है। तो हमने देखा है कि थिंकर, प्लेटो जैसे थिंकर रोमांटिक थे, काल्पनिक थे, वो परलोक की कल्पना करते हैं। फिर जो आधुनिक है इसमें विज्ञान पर बल दिया जाता है, तथ्यों पर बल दिया जाता है, इसमें राजनीति इसलिए इसे राजनीति विज्ञान कहा जाता है। कैसा है पर बल दिया जाता है, इसमें प्राथमिक आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं। क्योंकि आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो अब आप प्राथमिक आंकड़े इकट्ठा कर सकते हैं, आप चीज़ों का अध्ययन करेंगे, चीज़ों के बारे में समझेंगे, चीज़ों का आंकड़े इकट्ठे करेंगे तो हम ऑब्जर्वेशन करके तो वो एम्पिरिकल जो मेथड अपनाएंगे तो आप सीधे सीधे डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। व्यक्ति के व्यवहार पर इसमें बल देता है और ये अनौपचारिक होती है, अनऑफिशियल होती है। फिर इसमें जो अध्ययन उनका उपागम है, अप्रोचेस हैं, तो परंपरागत हो गई और आधुनिक हो गई। तो परंपरागत में जो अप्रोचेस हैं वो कौन कौन सी हो सकती है, तो दार्शनिक अप्रोच हो सकती है,
फिलोसॉफिकल अप्रोच हो सकती है जिसे प्लेटो अपनाता है, हिस्टोरिकल अप्रोच हो सकती है जिसे मैकियावेली अपनाता है, विधि या लीगलिस्टिक अप्रोच हो सकती है जिसे बेंथम जैसे थिंकर अपनाते हैं, औपचारिक संस्थावाद इंस्टीट्यूशनल अप्रोच हो सकती है कि हम इंस्टीट्यूशन का अध्ययन करें, तुलनात्मक पद्धति हो सकती है जिसे अरस्तू जैसे थिंकर्स अपनाते हैं। फिर आधुनिक में तो इसमें वैज्ञानिक प्रवृत्ति होती है, इसकी वैज्ञानिक अप्रोच से, साइंटिफिक अप्रोच से इसमें अध्ययन किया जाता है। इनमें अनुभवात्मक प्रवृत्ति होती है, ऑब्जर्वेशनल इसकी प्रवृत्ति होती है। फिर ये बेसिकली अप्रोचेस हैं ये, व्यवहारिक और व्यवहारवादी अप्रोच इसमें हो सकती है, व्यवस्थावादी अप्रोच हो सकती है, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच हो सकती है। फिर इसमें संरचनात्मक प्रकारात्मक इसकी अप्रोच है। निर्णय निर्माण ये हर्बर्ट साइमन की है। फिर संप्रेषण कला ये कार्ल ड्वेस की है। अंतः अनुशासनात्मक यानी इंटरडिसिप्लिनरी इसमें अप्रोच हो सकती है। मनोवैज्ञानिक इसमें अप्रोच हो सकती है। समाज वैज्ञानिक यानी सोशोलॉजिकल अप्रोच हो सकती है, और आर्थिक उपागम इकोनॉमिक जो अप्रोच है ये भी इसमें आ जाती है।